साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अपर निजी सचिव एपीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है, ये राजीव पब्लिकेशन के द्वारा जो है 10 सेट की एक प्रैक्टिस सेट बुक निकाली गई है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। नए पैटर्न में आपका 3 सेक्शन है। एक है सामान्य ज्ञान, इससे 50 क्वेश्चन आने हैं। दूसरा है सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन और तीसरा है कंप्यूटर ज्ञान, इससे भी 50 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 150 प्रश्न आपके 3 सेक्शन से आने हैं। तो उसी आधार पर यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसके 10 में से पहले प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन। इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? इंटरपोल से तात्पर्य इंटरनेशनल पुलिस से है। वहीं जीएसटी को विस्तृत रूप में लिखा जाता है गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात सी ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं SARS, मतलब सार्स या शार्क कहते हैं, मतलब सार्स को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? ये आपका सार्स जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामक बीमारी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो ये कौन सी पुस्तक है? ये है आपकी होम इन द वर्ल्ड अ मेमायर। आगे बात करते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो ये है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी था डी ऑप्शन। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का या किसान सभा का जो संगठन स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1926 में। कब पारित हुआ था? 1926 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों को हड़ताल करने की कानूनी मान्यता मिल गई, किंतु मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, जबकि इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत से संबंधित है, इसको 4 से मिला दीजिए, विशिष्टाद्वैत। वहीं मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद, 2 से। निम्बार्क जो है द्वैतवाद से है, नहीं, निम्बार्क द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत। एक सेकेंड, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद आपका 3 है, ठीक है। निम्बार्क द्वैताद्वैत, तो 2 से। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत, तो आपका 1 हो गया। 4 3 2 1, अर्थात ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आप देखें, आलमगीरपुर जो हड़प्पाकालीन स्थल है ये उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है। कालीबंगन जो है ये हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में है, ठीक है। रोपण पंजाब में, तो सी वाला सही नहीं है। कंपनी शासन के अधीन किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई? तो ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। कंपनी शासन के अंतर्गत किस अधिनियम द्वारा पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो ये बनाया गया चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से, 1853 के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। वार्षिक बजट पर भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया? तो ये दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 में दिया गया था, ठीक है। देखिए, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार था, किंतु पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार नहीं था। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया वो भारत परिषद अधिनियम 1909 में दिया गया। तो क्लियर रहिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, यहां बताना भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला, भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से देने की व्यवस्था की गई इस अधिनियम के माध्यम से, सही है। प्रांतों में द्वैत शासन और हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई, ये भी सही है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में महिला मताधिकार की बात की गई, ये भी सही है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। ये 4 की चारों चीजें भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है, क्या करता है? तो जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, इसका सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 52.5% है, 52.5% है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का
नहीं है। तो देखिए श्रम की न्यून कार्य क्षमता है, प्रति व्यक्ति कम दर है, ये भी सही है। पूंजी निर्माण की न्यून दर भी है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत में नहीं है। तो डी वाला सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके माध्यम से? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा किया जाता है, जबकि इसके पूर्व आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, वर्तमान में एनएसओ द्वारा करता है, परंतु इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता था। लेकिन 2020 में वर्तमान सरकार ने एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर करके एनएसओ बना दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका ये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की, तो जम्मू कश्मीर में स्थित बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति जो है ये आपका झारखंड में पाई जाती है। कहां पर? झारखंड में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें जो है 37 से 47% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग जो है भोजन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग इत्र उद्योग द्वारा बुनियादी तेल के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जो माही नदी है, जो कि आपका राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो ये आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला है। इसकी सहायक नदियों में सोम और जाखम है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? तो ये आपका जामनगर में है। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी तेल शोधनशाला है। जबकि असम का डिगबोई जो है ये भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग है? देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे, जबकि रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, एक्सरे तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं 28 को। तो देखिए 28 क्या है? टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? टेफ्लॉन का रासायनिक नाम जो है वो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन है। ए ऑप्शन आपका। ठीक है, इसे शॉर्ट में PTEF कहते हैं। ठीक है, सॉरी PTFE कहते हैं। आगे चलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है नोरियो तानीगुची ने किया था। ठीक है, 1974 में अपने शोध पत्र में। किस पदार्थ को मिलाने से स्टेनलेस स्टील का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है? तो इसमें निकेल मिलाने से, निकेल मिलाने से। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता जो है आपका लक्स मीटर से मापते हैं। किससे? लक्स मीटर से। जबकि कैलोरीमीटर से पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। एनीमोमीटर किसी स्थान पर बहने वाली हवा की गति को मापता है, जबकि अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई को मापता है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहां का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये हॉकी। देखिए आधिकारिक रूप से आप देखेंगे कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है, परंतु तो हॉकी को माना जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में कितने गांव में 100% खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो कुल कितने गांव में? कुल 95,767 गांव में। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप इनमें से किस राज्य में विकसित करने की योजना है? तो यह उत्तर प्रदेश में विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कन्या पूजन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है गोंडा जिले में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया। अगला है 2 सूचियां हैं जिला और मुख्यालय, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए संभल का मुख्यालय कहाँ है? पवासा 3 से मिलाइए। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, 4 से मिला दीजिए। कौशाम्बी का जो है मंझनपुर है, 2 से मिलाइए। अमेठी का जो है गौरीगंज है, तो 1 से मिला दीजिए। 3421 सी ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो कितने भागों में विभक्त किया गया था?
कुल 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में विभक्त किया गया था। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो इस ये नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को बदला गया। सी ऑप्शन। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो इन्हें जो है कहां पर फांसी दी गई? गोरखपुर में। इन्हें गोरखपुर में दी गई थी, ठीक है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को प्रयागराज के नैनी में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दिया गया था, ठीक है। और ये घटना जो काकोरी षड्यंत्र केस था, ये अगस्त 1925 की घटना थी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 42। तो किसने किए हैं? तो ये जो किए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किए हैं। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारजंग संग्रहालय जो है आपका, ये कहाँ पर है? एक सेकंड, ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में 1951 में हुई थी और ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है। अगला है, यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। तो हिंदी वाले सेक्शन में आते हैं। एक सेकंड। तो यहाँ पर आपका हिंदी सेक्शन में पहला है, अस्थायी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अस्थायी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद जो होगा प्रोविजनल होगा। क्या होगा? प्रोविजनल होगा। वहीं रिमिशन मतलब होता है क्षमा या कमी। प्रोलिफिक का मतलब होता है अनुकूल। एडजर का मतलब होता है, एडजर का मतलब अनुरोध करना। अवलोकन शब्द का अंग्रेजी संस्करण क्या होगा? अवलोकन का जो होगा ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण या जांच करना। प्रीव्यू मतलब होता है पूर्वालोकन। इंक्वायरी होता है जांच। रिट्रेंचमेंट शब्द का हिंदी संस्करण क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका कमी, ठीक है। क्या होगा? कमी। जबकि मौलिक की अंग्रेजी क्या होगी? फंडामेंटल। श्रेष्ठ की इमिनेंट होगी और घोषणा की क्या होगी? अनाउंसमेंट या प्रोक्लेमेशन होगी। इलूसिडेट, एक सेकेंड, इलूसिडेट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? स्पष्ट करना। जबकि अन्य का देखें समाप्त करना, मतलब टू एंड। मूर्खतापूर्ण का सिली, विलक्षण का फैंटास्टिक। अगला है, द कमिटी अनएनोमसली अप्रूव्ड द प्लान का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा समिति ने सर्वसम्मत से योजना को मंजूरी दी। अगला है, देयर हैज बीन एन अलार्मिंग राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वाक्य का हिंदी संस्करण क्या होगा? तो इसका हिंदी संस्करण होगा महंगाई की दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है, जाली नोट देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा काउंटरफिट। सी ऑप्शन देखें, काउंटरफिट नोट इज ए थ्रेट टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगला है, 1963 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद, अब डी ऑप्शन देखें, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉन एफ कैनेडी वाज असैसिनेटेड इन 1963। अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं? तो इसके लिए हम जो है अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे जो है परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन पूजनीय माता जी होगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या कर दी है? मिट्टी खराब कर दी है, ठीक है, मिट्टी खराब करना। यहाँ पे ए ऑप्शन। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा सुख से रहना। सांप छछुंदर की गति होना, सांप छछुंदर की गति होना, इसका है असमंजस में पड़ना। बाग होना मतलब खुश होना, सी ऑप्शन। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प की पहचान कीजिए, दो सूचियों को मिलाना है। देखिए यहां पर, एक सेकेंड, यहां पर आपका हो जाएगा चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब दोनों ओर से लाभ चाहना, वन से मिलाइए।
चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, 2 से मिलाइए। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, 3 से मिलाइए। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े की विकल्प की पहचान करना, यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए, पंचों का कहा सिर माथे, मतलब फैसला मानना वंश है। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मतलब सहायता करने वाले पर रौब जमाना, 4 से मिलाइए। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए, समय पर ही काम पूरा होता, 3 से मिलाइए। बीती ताही बिशारी दे, आगे की सुध ले, बीती बातें बोलकर भविष्य की सोचे, 2 से मिलाइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 4 3 2 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 60 से 8 नंबर क्वेश्चन। फिर से लोकोक्ति और उनके सही अर्थों का हमें मिलान करना है। देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति, 2 से मिला दीजिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी असफलता पर खींचना, तो 1 से मिलाएंगे। का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब समय के बाद सहायता मिलना, 4 से होगा ये। तेते पांव पसारिए जेती लंबी शौर, आय के अनुसार खर्च करना, 3 से मिला दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 4 3 अर्थात सी ऑप्शन। अगला है हमेशा एक जैसा रहना, अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा, ये होगा आपका सावन हरे न भादो सूखे। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, इसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या होगा, सर्वज्ञ। उत्तराधिकार प्राप्ति संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, रिक्त होता है। क्या होता है, रिक्त। आगे बढ़ते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, बिना पलक झपकाए, इसके लिए होगा आपका निर्निमेष। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर। आगे बढ़ते हैं, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे, उसे विशेषज्ञ कहेंगे। जो तौला जा सके उसे क्या कहेंगे, परिमेय होगा वो, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक की वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो 78 में आप देखें बी ऑप्शन देखें, आधिकारिक होता है। ठीक है, आधिकारिक होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है, 79 में देखिए। इसमें आपका पहला, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, ये सही नहीं, क्योंकि उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ये होना चाहिए। तो पहला आपका सही नहीं है। दूसरा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही है आपका बी ऑप्शन। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, यहाँ पे प्रावी, ये गलत टाइपिंग है, प्राणी मात्र है, तो यहाँ समस्त प्राणी मात्र नहीं, यहाँ होगा प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए कवित्री, जो सी ऑप्शन है कवित्री, ये शुद्ध है। नुपुर जो है सही नहीं, क्योंकि ना पे जो है इस तरीके से नु और पा पे छोटा ओ की मात्रा होगा। ठीक है, नुपुर में। स्मरण जो है आपका इस प्रकार से होगा, स्मरण। इसी तरीके से परिस्थिति भी गलत लिखा है, परिस्थिति जो है ये सही क्या होगा, तापे छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, यहां बड़ी की मात्रा है। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो परीक्षा, सी ऑप्शन देखें, परीक्षा, ये सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है, 82 में देखिए। पहला देखिए, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो अनेकों बार नहीं, मैं अनेक बार विदेश गया, ये सही है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये होना चाहिए। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका कथन सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, ये होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, यहां देखें, याज्ञवल्क, ये जो है ये गलत लिखा है, याज्ञवल्क गलत लिखा है, ये याज्ञवल्क आधा ला आधा का और या होगा। ठीक है, जबकि अन्य सदृश हस्तक्षेप गृहिणी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 84 में आप देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें अधीन है, कौन सा, बी ऑप्शन में आप देखें, अधीन। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, 85 में आप देखें, रचयिता गलत लिखा है, रचयिता होगा। ठीक, अनाधिकार
अनाधिकार, ये भी गलत लिखा है, क्योंकि अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं होगा। चिन्ह, चिन्ह जो लिखा गया है यह भी आपका सही नहीं है। चिन्ह ये हा में आधा ना होता है, ठीक है, तो इसलिए चिन्ह भी गलत है। अनुकूल आपका सही लिखा गया है। अगला है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वसुधा के पर्यायवाची यदि आप देखें तो विपुला जो है वसुधा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची वसुधा का भू है, इला है, धरा है, धरती है, वसुंधरा इत्यादि होगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास के पर्यायवाची तलवार होगा, तलवार। इसके अतिरिक्त खड़ग, अश्व, करवाल इत्यादि हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चोर का, चोर का जो पर्यायवाची होगा वो आपका खनक है, खनक, ये आपका चोर का पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त दस्यु, तस्कर, रजनीचर, कुंभिक इत्यादि हैं। अगला है जीभ का पर्यायवाची। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा? जीभ का पर्यायवाची रचना होगा, रचना है, रसिका है, जबान है, रसज्ञा है, जीवा है इत्यादि है। तिमिर का, तिमिर मतलब प्रकाश नहीं, तिमिर, तिमिर के पर्यायवाची शब्द में अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार होगा, ठीक है। तम, अंधकार, अंधेरा, तमिश्वा इत्यादि। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम आपका कृत्रिम हो जाएगा। क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। जबकि अनुवर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। और आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मतलब विलोम क्या होगा? प्रथम का अंतिम होगा, प्रथम का अंतिम होगा। 93 नंबर देखते हैं। 93 क्या है? अनुरक्ति का विपरीत क्या होगा? अनुरक्ति का विपरीत आपका आसक्ति होगा, अनुरक्ति का आसक्ति होगा, ए ऑप्शन। 94 अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह का विलोम जो होगा वो विग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। तथा आगे बढ़ते हैं, इनमें से विलोम शब्द के शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? 95 में आप देखें कौन सही है। आप देखिए, आपत्ति का विलोम जो है विपत्ति नहीं, संपत्ति होगा। अवर्षण का वर्षण होता है। गणतंत्र का जनतंत्र नहीं, राजवंश होता है, ठीक है। यहाँ पर आदृत का तिरस्कृत डी वाला सही है। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हमें देखना है कि कौन सा प्रश्न यहाँ कौन सा सही है। 96 से लेकर के 100 तक कि क्वेश्चन का उत्तर हमें इस पैराग्राफ से देना है। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। निबंध, कविता, कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा निबंध क्या है, सी ऑप्शन। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से होता है? तो इसका प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से होता है, बी ऑप्शन। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, सही है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, ये भी सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण नहीं होता, ये कथन गलत है, होता है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? इसका स्वाधीनता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, बी ऑप्शन। अब कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखते हैं। कंप्यूटर के प्रश्नों को हम लोग देखें तो देखिए, MS एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? इसका एड्रेस होगा C5 होगा,
ठीक है। देखिए वर्कशीट में पंक्तियों की वर्कशीट के बाएं कॉलम के साथ ऊपर से नीचे गिनती की जाती है, तब कॉलम से दाएं अक्षरों से नामित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है। देखिए पहला, कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं, सही है। क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं की जाती। ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई गलत नहीं, इसलिए बी ऑप्शन। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब के अंतर्गत आने वाला एक विकल्प नहीं है। तो देखिए एमएस वर्ड के होम टैब में आपका स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट आता है। एक सेकेंड, हाँ, परंतु इसमें आपका टैब नहीं आता है, सॉरी टेबल नहीं आता है, टेबल नहीं आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है। कौन सी एक सेवा नहीं है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, एफटीपी है, परंतु इथरनेट नहीं है। इथरनेट नहीं है। देखिए इथरनेट यह एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक है, जिसका उपयोग विभिन्न कंप्यूटरों को एक नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़ा जाता है ताकि डेटा का आदान प्रदान हो सके। एमएस एक्सेल सीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करते हैं। तो इसके लिए जो है आप Ctrl+Z करते हैं। पॉपअप मेनू जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए इससे आपका इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज एबव ये शामिल है, परंतु इंसर्ट रोज अक्रॉस ये इसमें शामिल नहीं है, सी वाला। जबकि डी वाला इंसर्ट रोज बिलो ये शामिल है। ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखिए पहला, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है, सही है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं, ये कथन आपका गलत है, बी वाला। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को एडिट करना संभव है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय बहुत से प्राप्तकर्ताओं को एक साथ फॉरवर्ड करना संभव है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर देखते हैं। देखिए 108 में क्या है, एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर ये लागू करने का क्या परिणाम होगा। तो इसको लागू करने का परिणाम क्या होगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा, एग्जामिनेशन, ए ऑप्शन, ठीक है। यहां पे कैपिटल ई होना चाहिए। अगला है एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम, यहां पर ये जो दिया गया है इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका जो परिणाम होगा आपका वो 6 होगा। एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो ये वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो इसमें प्रिंट होता है, जूम होता है, पेज सेटअप होता है, परंतु क्विक प्रिंट नहीं होता है। क्विक प्रिंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्विक प्रिंट खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Ctrl+F2 शॉर्टकट की दबाना पड़ता है। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। तो ये आपका काउंटा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है ये मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण है। देखिए जब रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को मिलाकर एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसे मिश्रित सेल रेफरेंस कहते हैं। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, पंक्ति को फिक्स कर कॉलम को फ्री रखना, दूसरा कॉलम को फिक्स कर पंक्ति को फ्री रखना। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं। तो ये जो है आपका संचार की श्रेणी में आती है, संचार की श्रेणी में। ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। देखिए ईमेल एक संदेश वितरण प्रणाली है, सही है। जीमेल एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है, सही है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक है, सही है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है, ये कथन गलत है। देखिए ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, पहला होता है यूजर नेम तथा दूसरा होता है डोमेन नेम। तो पहला जो यहाँ लिखा क्या है कि पहले भाग को डोमेन कहते नहीं, पहले भाग को यूजर नेम कहते हैं, दूसरे भाग को डोमेन नेम कहते हैं। इसमें डोमेन नेम ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग में होता है, ना कि पहले भाग में, इसलिए डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है, @, सी ऑप्शन। अगला है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं।
MS वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 1638। आगे बढ़ते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट रूप में इसमें फॉन्ट साइज 8 से 72 तक होती है। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक बुकमार्क को संदर्भित करता है? तो वर्कशीट का संग्रह। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर। MS वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट में एक्सटेंशन होता है। क्या एक्सटेंशन होता है? तो इसमें .docx ये एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है? किसके तहत होता है? तो होम टैब होता है, इसके तहत उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए जो इंडेंट है इसका ये इस विकल्प का प्रयोग पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास या रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता जो रिक्त नहीं है? तो ये है काउंटा। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। MS वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी का, फाइल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, जबकि कंट्रोल S का प्रयोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं, और कंट्रोल R का प्रयोग जो है दायां अलाइनमेंट सेट करने के लिए, और कंट्रोल L का जो प्रयोग करते हैं वो बायां अलाइनमेंट सेट करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का उद्देश्य क्या होता है? इसका होता है प्रिंट कमांड चुनना। आगे बढ़ते हैं। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप क्या होता है? आप जब ईमेल लिखते हो, देखते हैं CC लिखा होता है, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, सी ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प ई सर्विस या ई सेवा नहीं है? तो देखिए ई कॉमर्स, ई लर्निंग है, परंतु इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ई सर्विस या ई सेवा नहीं है। MS एक्सेल 2010 में स्तंभ कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो ये अधिकतम आकार 255 संप्रतीक या कैरेक्टर्स हो सकता है, 255। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करिए इन चारों में से। देखिए ये जो दिए गए हैं इसमें देखिए सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये सर्च इंजन है, BCD सर्च इंजन, परंतु गूगल हैंग आउट एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, इसे गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पर ए वाला अलग है। 129 नंबर देखते हैं। MS वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका टेबल में समान स्तंभ या कॉलम चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो ये जो है आपका अपनी तालिका टेबल सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बी ऑप्शन देखें, पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। MS एक्सेल सीट में फार्मूला इंसर्ट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना ये इसका तरीका नहीं है। ठीक है, जबकि सेल के अंदर फार्मूला टाइप करना, फार्मूला टाइप के किसी एक ग्रुप से फार्मूला चुनना, फार्मूला टाइप से इंसर्ट फंक्शन का विकल्प का प्रयोग करना, ये सभी तरीके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है? तो ईमेल जो है इंटरनेट से प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है। जबकि FTP जो है, FTP ये क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर बाइनरी और टेक्स्ट फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। गोफर क्या है? गोफर एक सिस्टम होता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर दस्तावेज के वितरित संग्रह तक पहुंचने और नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन, नंबर और सेक्शन ब्रेक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पेज लेआउट मेनू में थीम्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य है इसमें। पहला, ईमेल एड्रेसेस में उपयोगकर्ता के नाम और डोमेन नाम को एक @ चिन्ह द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। सही है। एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम @ डोमिनेम के रूप में होता है,
ये भी सही है। तीसरा, ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थानों की अनुमति नहीं होती है। नहीं नहीं, यहाँ पे आप एक सेकेंड, बी वाला जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ईमेल में यूजर नेम तथा यहाँ @ होता है ना, यहाँ ये स्लैश नहीं होता, @ का चिन्ह होता है, तो बी वाला गलत है। सी, ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थानों की अनुमति नहीं होती, सही है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर, MS एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप डी ऑप्शन देखें, A1, A5। MS एक्सेल में उस करंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है? उसे एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है? तो यह है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? नेविगेशन बटन्स। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग बिल्ट इन कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है? तो यह है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेज, न्यूज ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है? तो यह है सर्च इंजन। MS वर्ड 2016 में इंसर्ट फुटनोट विकल्प मेनू आइटम के अंदर दिखाई देता है। किस मेनू आइटम के अंदर दिखाई पड़ता है? तो ये जो है आपका लैंग्वेज मेनू आइटम, सॉरी, रेफरेंस मेनू आइटम के तहत दिखाई पड़ता है। MS एक्सेल 2010 में होम टाइप के निम्नलिखित में से किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध होता है? तो ये है आपका फॉन्ट, सी ऑप्शन। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए TCP/IP का। MS वर्ड में किसी तालिका टेबल में पंक्तियों और स्तंभ कॉलम्स की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये न्यूनतम संख्या जो है आपकी कितनी हो सकती है? तो देखिए, एक पंक्ति और एक स्तंभ। MS वर्ड में यदि आप किसी तालिका में या टेबल में टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर आपको कहाँ ले जाता है? तो कर्सर जो है आपको अगले कॉलम पे ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम जो होगा वो क्या होगा आपका? ये 1.67 होगा। अगला है इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? तो इसका साइज जो है 128 बिट्स होता है। किसी वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होती है, क्या होती है? सेल। किसी वर्कशीट में एक सेल जो है एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होती है, तो बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर आने वाले ईमेल्स को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो इनबॉक्स का। किसका? इनबॉक्स का। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट को उसकी वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति, करंट लाइन के अंत तक हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जा सकता है? तो शिफ्ट+इंड, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को देखा जो कि आपके नए पैटर्न के अनुसार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को अधिक से लाइक और शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।